सर्दियों का मौसम आने वाला था। जंगल के सभी जानवरों ने सर्दी से बचने के लिए जंगल में अपने घर बना लिए। वहीं पर हीमा नाम की हथनी अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। हीमा के पति के मर जाने के बाद वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही थी। आजकल वो शेर खान के पास लकड़ियां ढोने का काम कर रही थी। फिर एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। कई दिन इसी तरह बारिश होती रही। इसी वजह से हीमा काम पर भी न जा सकती थी। वो बहुत परेशान थी। फिर 2 दिन बाद बारिश रुकती है तो हीमा शेर खान के पास जाती है। तब शेर खान कहता है, हीमा बहन, सर्दी बढ़ने की वजह से मैं तुमसे लकड़ियां इकट्ठा करवाने का काम करवा रहा था, जिसे सर्दी में जलाकर हम सुकून से रह पाएं। लेकिन बारिश की वजह से जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो चुकी हैं। अब मुझे इस काम की कोई जरूरत नहीं है। तब हीमा हथनी उदास होकर वापस घर आ जाती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर नए काम की तलाश में निकल जाती है। तभी एक चीता उन्हें रास्ते में मिलता है, जो हीमा के पति हाथी का पुराना दोस्त था। क्या बात है हीमा बहन, बहुत परेशान लग रही हो और इन बच्चों को लेकर कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं चीता भाई, शेर खान के पास कुछ दिनों का काम मिला था, वो भी खत्म हो गया। काम से याद आया हथनी बहन, पास के जंगल में मेरा एक दोस्त है, भालू मास्टर, जिसके पास जंगल के सभी जानवरों के बच्चे पढ़ने आते हैं। वो जानवरों के बच्चों को जंगल में रहने के तमाम तौर तरीके सिखाता है। लेकिन वहाँ एक मसला है, वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को आसपास कुछ भी खाने को नहीं मिलता, उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है। तो भाई मैं वहाँ जाकर कोई ऐसा काम करूँगी जिससे जानवरों के बच्चों का खाने का मसला हल हो जाए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चीते भाई, तुमने एक नई उम्मीद दिलाई। हीमा हथनी अपने बच्चों को लेकर उसी जंगल की तरफ चली जाती है और वहाँ पहुँच जाती है जहाँ भालू बच्चों को पढ़ा रहा होता है। फिर हीमा हथनी जंगल से खाना इकट्ठा करके लाती है और भालू मास्टर की क्लास से थोड़ा दूर खड़ी हो जाती है। और फिर जब भी किसी बच्चे को भूख लगती तो वो बड़ी आसानी से हीमा के पास आता और कुछ पैसे देकर खाने की चीज खरीद लेता। और कुछ ही दिनों में हीमा हथनी का काम अच्छा चल पड़ा। वो बहुत मेहनत से काम कर रही थी। फिर अपने बच्चों समेत उसी जंगल में रहने लगी। अब भालू मास्टर के पास दूसरे जंगल के बच्चे भी पढ़ने के लिए आने लगे। अब हीमा के पास भी बच्चे ज्यादा होने की वजह से खाना कम पड़ने लगा, जिसकी वजह से कुछ जानवर भूखे ही रह जाते, जिसकी वजह से हीमा हथनी परेशान हो जाती, क्योंकि वो सबका भला करना चाहती थी। एक रात जब हीमा अपने बच्चों के साथ घर पर थी, तभी वहाँ पर रोशनी पड़ती है। फिर वहाँ से एक शेर निकलता है। हीमा शेर को देखकर डर जाती है। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, क्योंकि तुम जानवरों के बच्चों का खाना पूरा नहीं कर पाती। तुम्हारा दिल साफ है, तुम उनकी मदद करना चाहती हो और मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। फिर जादुई शेर अपने जादू से हीमा के घर के बाहर एक पेड़ उगा देता है, जिस पर बहुत सारे फल लगे होते हैं। जादुई शेर कहता है, ये एक जादुई पेड़ है, इस पेड़ से कभी फल खत्म नहीं होंगे। हीमा हथनी ये देखकर बहुत खुश होती है। इसी के साथ वो जादुई शेर वहाँ से गायब हो जाता है। उस दिन के बाद हीमा हथनी जितने भी फल उस पेड़ से तोड़ती है, अगले दिन उतने ही दोबारा लग जाते हैं। फिर वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो देखा आपने, मेहनत में ही अजमत है। एक बार की बात है कि जंगल में मोटू नाम का एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। बहुत ज्यादा मोटे होने की वजह से जंगल के ज्यादातर जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। मोटू, तू इतना मोटा है कि तेरे मोटापे की वजह से तू कुछ कर भी नहीं सकता। सही कहा, ना तू मेरी तरह दरख्तों पर छलांगे लगा सकता है और ना तू चालाक लोमड़ी की तरह भाग सकता है। सच कहूँ तो तू किसी काम का भी नहीं है। इन बातों पर मोटू हाथी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई देता है तो वो वहाँ बैठ जाता है और रोने लगता है। मैं तो बचपन से ही मोटा था और मेरे कोई दोस्त भी नहीं है। सब मुझे चिढ़ाते रहते हैं। मैं इतना मोटा हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, इसमें तो वाकई तेरी कोई गलती नहीं है। मोटू हाथी तब चौंक जाता है और इधर उधर देखता है तो वहाँ कोई नजर नहीं आता। ये कौन बोला? ये मैं बोला। मैं एक बोलने वाला पेड़ हूँ। तुम फिक्र मत करो, अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो मुझे बताओ, मैं उसे पूरा कर दूंगा। क्या सच में? हाँ, सच में। तब जादुई पेड़ मुस्कुराता है और हाथी के सामने बहुत सारे केले आ जाते हैं। मोटू ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है।
तब से मोटू हाथी और जादुई पेड़ की दोस्ती हो जाती है। तब से मोटू हाथी हर रोज जादुई पेड़ के पास जाकर बैठने लगा और सारा दिन वो आपस में बातें करते रहते। जादुई पेड़ मोटू हाथी की हर ख्वाहिश पूरी कर देता। इधर मोटू हाथी जंगल में कहीं नजर नहीं आ रहा। इस बात पर चालाक लोमड़ी गौर करने लग गई। फिर एक दिन चालाक लोमड़ी मोटू हाथी का पीछा करते करते जादुई पेड़ के पास पहुंच जाती है और लोमड़ी छुप कर उसकी बातें सुनती है और देखती है कि जादुई पेड़ मोटू हाथी को खाने के लिए तरह तरह की चीजें भी दे रहा है। फिर चालाक लोमड़ी के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है। अगले दिन सुबह सुबह हाथी जादुई पेड़ के पास जाने के लिए अपने घर से निकलता है। तभी चालाक लोमड़ी वहां आती है। चालाक लोमड़ी ने पहले से ही मोटू हाथी के लिए एक जाल बिछा रखा था। मोटू हाथी रास्ते में चल रहा था कि अचानक वो एक बड़े से खड्डे में गिर जाता है। अरे ये क्या, ये खड्डा तो पहले यहाँ नहीं था। मैं तो रोज यहाँ से जाता हूँ, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा। चालाक लोमड़ी इस बात का फायदा उठाकर जादुई पेड़ के पास जाने के लिए निकलती है। तब वो देखती है कि जादुई पेड़ के पास जाने के लिए दो रास्ते हैं और वो नजदीकी रास्ते से जाती है, पर उस रास्ते पर भी जादुई पेड़ के जैसा दिखने वाला एक और पेड़ होता है। चालाक लोमड़ी इस बात से बेखबर होती है। जादुई पेड़, तुम मेरी भी एक ख्वाहिश पूरी करो ना। तब वो जादुई पेड़ भी पूछता है, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? मुझे खाने के लिए बहुत सारा गोश्त ला दो, चाहे जंगल के किसी जानवर को ही मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जादुई पेड़ तब हंसने लगता है। चालाक लोमड़ी पेड़ की हंसी देखकर डर जाती है। जादुई पेड़ अपना मुंह खोलता है और उस मक्कार लोमड़ी को खा जाता है और चालाक लोमड़ी उस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। दरअसल ये दूसरा जादुई पेड़ था जो चालाक लोमड़ी की तरह ही मक्कार और शैतान था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, आखिर में उनके साथ ही बुरा होता है। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए।